अवंती की दो बेटियां थीं, पूजा और आरोही। वही दोनों अवंती के जीने का सहारा थीं। पिता का साया उनके सिर से बचपन में ही उठ गया था। दो मासूम बच्चियों के साथ जीवन गुजारना बहुत मुश्किल था, मगर अवंती ने कभी हार नहीं मानी। अवंती ने अपनी बेटियों को अच्छा पढ़ाया लिखाया और अच्छे परिवारों में उनकी शादी कर दी। अब अवंती अकेली रह गई। उसे हर तरफ अकेलापन ही दिखाई देता था। अकेले में ज्यादा सोचने की वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। पूजा अपने पति आकाश से बोली, सच में एक बेटा तो होना ही चाहिए। अगर हमारा कोई भाई होता तो आज माँ अकेली नहीं रहती। अरे ये कैसी बातें कर रही हो पूजा? तुम माँ को यहाँ क्यों नहीं ले आती? माँ के यहाँ रहने से तुम्हारी भी कुछ मदद हो जाया करेगी। आप सच कह रहे हैं। सोचा तो कई बार मैंने भी था, मगर मुझे लगा कि कहीं आपको मेरी माँ का यहाँ आना बुरा ना लग जाए। पूजा, मैं सबके जैसा नहीं हूँ। उन्होंने अपनी बेटी मुझे सौंपी है, तो क्या मैं उनका बेटा नहीं बन सकता? अब सारी बातें छोड़ो और माँ को फोन करके बोलो कि बैग पैक करके रखें, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। वैसे भी माँ कढ़ाई पास्ता बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। अब बच्चों और मुझे पास्ता खाने के लिए उनके घर नहीं जाना पड़ेगा। पूजा और पूजा के बच्चे गोलू और परी दोनों बहुत खुश थे। पूजा इसलिए खुश थी कि उसकी माँ आ रही है, और बच्चे इसलिए कि अब वो रोज नानी के हाथ का पास्ता खाया करेंगे। आकाश अवंती के पास जाकर बोला, माँ, अब हम आपको एक दिन भी अकेले नहीं रहने देंगे। आप मेरे साथ हमारे घर चल रही हैं। अवंती को सहारे की जरूरत थी। आने वाले समय में अकेले रहना बहुत मुश्किल था, इसलिए वह एक दो बार मना करने के बाद आकाश के साथ चली गई। गोलू खुश होकर बोला, नानी आ गई, नानी आ गई। अब हम नानी के हाथ का बना कढ़ाई पास्ता खाएंगे। पता नहीं ऐसा क्या है मेरे बनाए गए पास्ता में जो तुम सब पागल हुए रहते हो। चलो ठीक है, थोड़ा सांस ले लूं, फिर पास्ता बनाती हूँ। अवंती की पूजा के घर जाने की खबर जब आरोही को पता चली तो वो नाराज होते हुए अपने पति मनीष से बोली, देखा माँ को, मेरे लाख बुलाने पर भी मेरे घर नहीं आई और दीदी के घर चली गई। अरे वहाँ चली गई तो क्या हुआ, सही तो है। अरे बुढ़ापे में कौन सिरदर्दी लेगा उनकी, और हम लोगों का तो इतना बजट भी नहीं है कि हम उनका ख्याल रख सकें। वैसे तुम्हारे जीजा जी बड़े चालाक आदमी निकले, पूरी मुर्गी ही उठा कर ले गए। अब तो मुर्गी रोज सोने के अंडे देगी। ध्यान रखना आरोही, कहीं तुम्हारे जीजा जी बुढ़िया की प्रॉपर्टी के लालच में ही उन्हें अपने घर लेकर ना गए हों। मनीष की बातों ने आरोही के दिल और दिमाग में जगह बना ली। उसकी माँ के पास ज्यादा कुछ तो नहीं, पर अपने कुछ गहने और मकान तो था ही, और इसे भी वो लोग कब हड़प लें क्या पता। उसके बाद आरोही पूजा से खिंची खिंची सी रहने लगी। 6 महीने बाद, पूजा, कल मेरी माँ यहाँ आ रही हैं। मुझे लगता है तुम्हारी माँ को कुछ दिनों के लिए उनके घर भेज देना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी दूसरी बहन भी तो है, हमने ही कौन सा इनका सारी उम्र का ठेका लिया है। आकाश, मैं माँ से कैसे कहूँ कि तुम अपने घर वापस चली जाओ? आप अपनी मर्जी से ही तो उन्हें यहाँ लेकर आए थे। इससे पहले कि पूजा कुछ कहती, आरोही उनके घर आ गई और बोली, दीदी, अब माँ 6 महीने हमारे साथ रहेंगी। अरे नहीं आरोही, माँ को यहीं रहने दो। वैसे भी मनीष जी का काम हल्का है। हल्के का मतलब? क्या हम माँ को खाना नहीं देंगे, बिस्तर नहीं देंगे? आप तो हमें नीचा दिखा रही हो दीदी। तुम तो नाराज हो गई आरोही। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। देखो, तुम्हारा घर भी छोटा है, 2 कमरे हैं, उनमें माँ को कहाँ रखोगी? ऊपर से मनीष की तनख्वाह भी कम है। मैं सब समझ गई दीदी, तुम चाहती ही नहीं कि माँ मेरे साथ रहें। अगर माँ मेरे साथ चली गई तो तुम लोगों को पास्ता कौन बनाकर खिलाएगा? और फिर माँ जिसके पास रहेंगी, माँ का सब कुछ उसी का तो होगा। आरोही की बात सुनकर तो पूजा सकते में आ गई। उसने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। उसे तो बस अपनी माँ और बहन की परवाह थी, बस इसलिए। पूजा ने अवंती का बैग पैक किया और उसे आरोही के साथ भेज दिया। अवंती दुखी थी कि आज उसका पति या बेटा होता तो उसे बेटियों के यहाँ नहीं रहना पड़ता। खैर, जो भी था, वह आरोही के घर चली गई। अरे माँ, आप आ गए? चलो
हमें भी आपके हाथ का पास्ता खाने का सौभाग्य मिलेगा, वरना हमें तो लगा था कि आकाश भाई साहब ने ये सुख छीन लिया है हमसे। अवंती को लगा जैसे वह दोनों बेटियों के घर में सिर्फ पास्ता बनाने के लिए रखी गई है। कुछ दिन बाद, अरे बुढ़िया को ये दूध देने की क्या जरूरत है आरोही? वो माँ रात की दवाई दूध के साथ खाती है ना। तो ज्यादा सा पानी मिलाकर दे दिया करो। अरे इस तरह तो मैं कंगाली हो जाऊंगा। और मैं तो कहता हूँ अपनी माँ का मकान बेच दो, जो भी पैसा आएगा दोनों बहनें आधा आधा बांट लेना, वरना सब तुम्हारे जीजा जी हड़प लेंगे। मनीष बहुत लालची और चालाक किस्म का आदमी था। उसने आकाश के साथ मिलकर योजना बनाई और अवंती से बिना पूछे उसका मकान बेच दिया। मनीष बेटा, आज हम सब लोग कहाँ जा रहे हैं? माँ, हमें कचहरी जाना है। आपको कुछ कागजात दस्तखत करने हैं। दस्तखत? कैसे दस्तखत? अरे घबराइए मत। आपके बुढ़ापे के लिए आपका बीमा करवाया है। अगर आपको कोई दिक्कत हुई ना तो उसका खर्चा सरकार उठाएगी। अवंती को लगा कि उसका दामाद सही कर रहा है और वह चुपचाप दस्तखत कर आई। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसने दोनों दामादों को पैसे बांटते देखा तो सारा खेल समझ गई। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दोनों बेटियां बोली, माँ ये सब तुम्हारे बुढ़ापे के लिए किया है, आखिर बुढ़ापे में तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा? अवंती चीखी, चिल्लाई, रोई, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अभी उसके कुछ गहने और पैसे उसके पास ही थे। वह रोती हुई आरोही के घर गई और अपना बैग लेकर वहां से आ गई। उसे रास्ते में एक शीशा दिखाई पड़ा। उसने वह शीशा उठाकर खुद को देखा और खुद से बोली, अभी मैं इतनी बूढ़ी कहाँ हुई हूँ जो मुझे सहारा ढूंढना पड़े। मुझे खुद को खुद का सहारा बनना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। मेरी बेटियों को मेरे धन की चाह थी, उन्हें मेरे हाथ के बने पास्ता खाने की चाह थी, बस, और कुछ भी नहीं। अब मैं खुद को इतना व्यस्त रखूंगी कि मुझे अकेलेपन का एहसास ही ना हो। अवंती रात भर फुटपाथ पर बैठी सोचती रही। आखिर में उसने ठान लिया कि अब वह कढ़ाई पास्ता को अपना सहारा बनाएगी। अवंती के पास जो पैसे थे उनसे वह एक बड़ी कढ़ाई, गैस और पास्ता बनाने का सामान खरीद लाई और फुटपाथ पर ही ठिकाना बनाकर कढ़ाई पास्ता बनाकर बेचने लगी। शुरू में तो एक गरीब औरत को इस तरह पास्ता बनाकर बेचते देख लोग उसे अजीब से देखते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने उसका पास्ता खाया तो वे उंगलियां चाटने लगे। अवंती आवाज लगाते हुए कहती, आइए आइए, कढ़ाई पास्ता खाइए, खुद भी खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। अरे क्या गजब का स्वाद है तुम्हारे हाथों में। मेरी बेटी की अगले सप्ताह शादी है, क्या तुम बारातियों के लिए कढ़ाई पास्ता बना पाओगी? हाँ, मैं जरूर बनाऊंगी। तो फिर ठीक है, ये लो एडवांस और समय से आ जाना। अवंती फुटपाथ पर बैठकर भी कढ़ाई पास्ता बनाती थी और साथ में अब वह शादी ब्याह में भी पास्ता बनाने लगी। उसके कढ़ाई पास्ता का खूब नाम होने लगा। अब वह पैसा और शोहरत दोनों चीजें कमा रही थी। कुछ दिनों बाद दोनों बेटियां उसकी कामयाबी देख उसके पास आईं और अपने साथ चलने को कहा। चली जाओ यहां से, तुम लोगों ने मुझे ठग लिया, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। दोनों बेटियां अपना सा मुंह लेकर चली गईं और अवंती फिर से कढ़ाई पास्ता बनाने में मग्न हो गई। उसका आत्मविश्वास उसे सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा रहा था। कोकिला और उसकी बेटी सावी एक किराए के मकान में रहती थी। आय का कोई साधन नहीं था, इसीलिए कोकिला अपने कमरे के सामने ही ठेला लगाकर सब्जी बेचती थी। सावी ने कहा, माँ, आप तो सब्जी लेने सब्जी मंडी चली गई, लेकिन पीछे से मकान मालिक ने आकर मुझे खूब सुनाई। आखिर उनका किराया आप दे क्यों नहीं देती? तो कोकिला बोली, इस बार अगर तुझे देखने दिखाने का खर्चा ना हुआ होता तो मैं किराया दे देती। अब हाय, ना तो किराया ही दिया गया और ना ही तुम्हारे रिश्ते की बात बनी। जब देखो मेरी शादी की चिंता, इतनी भी चिंता मत किया करो माँ। बताए देती हूँ कि कोई लड़का अब मुझे देखने नहीं आएगा। हाँ, देखने आते हैं और हमारी गरीबी देखकर मना कर जाते हैं।
अब ये तकलीफ और बर्दाश्त नहीं होती। तेरे हाथ पीले हो जाएं तो मैं चिंता मुक्त हो जाऊं। डरती हूँ कि कहीं तेरे पापा की तरह मुझे भी कुछ हो गया तो। ऐसे मत बोलो माँ, आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? गरीबी की मार झेलती हुई दोनों माँ बेटी बहुत तंगी में गुजर कर रही थी। पिताजी रहे नहीं और एक भाई था जो कई सालों पहले गलत संगत में आकर घर छोड़कर चला गया था। इन दोनों माँ बेटी का अपनी गरीबी से संघर्ष जारी था। माँ, आज ना प्रिया ने मुझे अपने घर बुलाया है। आज वो अपने घर पिज्जा बनाएगी। लेकिन तू वहां क्या करेगी? माँ, मुझे भी पिज्जा बनाना सीखना है। मुझे पिज्जा खाना बहुत पसंद है, लेकिन वे बहुत महंगा आता है। खरीद तो सकती नहीं, लेकिन बना कर तो खा सकती हूँ ना। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सावी प्रिया के घर गई और प्रिया से पिज्जा बनाना सीख लिया। सावी कहने लगी, पिज्जा बनाना तो बहुत आसान है प्रिया, लेकिन इतना सामान मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे, तेरे घर में तो सब्जियां बिकती हैं। बेस मैदा से बना लेना और दूध से चीज बना लेना, बस बन गया पिज्जा। सावी के मन में बहुत उत्साह था। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि पिज्जा इतनी आसानी से बन जाता है। उसने सोचा, मैं ना घर जाऊंगी तो माँ को भी बनाकर खिलाऊंगी। पिज्जा खाकर माँ भी बहुत खुश होगी। सावी घर आई तो कुछ सब्जियां काटने लग गई। कोकिला को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। उसने पूछा, सावी क्या बना रही है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माँ, मैं पिज्जा बना रही हूँ, बनाकर आपको भी खिलाती हूँ। तभी अचानक से उनकी मकान मालकिन आकर बोलने लगी, आहा, तुम लोगों के तो मजे हैं। समय से किराया निकलता नहीं और घर में पिज्जा बनाए जा रहे हैं। बस बहुत हो गया। या तो पिछले 3 महीने का किराया दो, नहीं तो कमरा खाली करो। हाँ, अगर कमरा खाली नहीं किया तो सामान निकाल कर फेंक दूंगी। आंटी जी, आप तो बेकार में गुस्सा हो रही हैं। मैं तो बस ऐसे ही घर के सामान से पिज्जा बनाकर देख रही थी। तुम लोगों के नाटक खूब जानती हूँ। तुम लोगों के तो हाथी वाले दांत हैं, खाने के और दिखाने के और। बित्ती भर की छोकरी मुझसे जुबान लड़ाती है। अरे नहीं बहन जी, जरा शांत हो जाओ। मैं जल्दी ही किराया दे दूंगी। बस 1 सप्ताह की मोहलत दे दो। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। हाँ। लेकिन मकान मालकिन कहाँ सुनने वाली थी। उसने गुस्से में आकर उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया और कमरे पर ताला लगा दिया। कोकिला बेघर हो गई। अब वो अपनी जवान बेटी को लेकर कहाँ जाएगी? सारी सब्जियां बाहर ठेले पर पड़ी हुई थी। अगर वो समय पर नहीं बिकी तो खराब हो जाएंगी। कोकिला ये सब बिखरा हुआ देखकर रोने लगी। माँ, क्यों रोती हो? हिम्मत रखो, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। अब क्या ठीक होगा बेटी, सब खत्म हो गया। सावी और कोकिला ने सब सामान इकट्ठा किया और ठेले पर रखकर सड़क के किनारे बैठ गईं। सावी सब्जियां निकालकर ठेले पर लगाने लगी। कोकिला ने पूछा, क्या कर रही है सावी? माँ, सब्जियां लगा रही हूँ, क्या पता यहाँ कुछ बिक जाए। मगर पूरा दिन निकल गया, सब्जियां नहीं बिकी। पूरी रात बैठकर गुजर गई। रात भर सोचने के बाद सुबह सावी ने फिर से पिज्जा बनाने की कोशिश करी। कोकिला गुस्से में बोली, सावी, इतनी मुसीबत के समय भी तू पिज्जा बना रही है? हाँ माँ, पिज्जा से ही इस मुसीबत से निकलने का रास्ता खोज रही हूँ। वैसे भी ये सब्जियां नहीं बिकी तो सब खराब ही हो जाएंगी। बस आप देखती रहो। हाँ। करीब 2 घंटे की तैयारियों के बाद पिज्जा तैयार था। उसकी खुशबू आने जाने वाले लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। सावी ने खुश होकर कहा, माँ देखो ना, बन गया पिज्जा। तभी उधर से जाते हुए एक लड़के मधुर ने पूछा, अरे वाह, आपके ठेले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप क्या बेच रही हैं? सावी ने सोचा, क्यों ना मैं इसे ही पिज्जा बेच दूं? मैं पिज्जा बेच रही हूँ। पिज्जा? और ऐसे ठेले पर? पिज्जा तो पिज्जा है, ठेले पर हो या पिज्जा हट में, बस स्वाद होना चाहिए। अभी खाकर देखता हूँ कि आपका पिज्जा है कैसा।
मधुर ने पिज्जा खाया था। वो हैरान हो गया कि ऐसी जगह इतना अच्छा पिज्जा कैसे मिल सकता है। वह बोला, वाकई ऐसा पिज्जा पहली बार खाया है। अगर आपका पिज्जा किसी अच्छी जगह पे बेचा जाए तो वाकई धमाल मचा देगा। हम गरीबों को ऐसी जगह कहाँ मिलेगी भला? आज पहली बार बनाया है, अगर बिकता है तो और बनाऊंगी। चलिए तो 3 पिज्जा पैक कर दीजिए। मेरे पास अभी पैक करने की सुविधा नहीं है। अरे आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे ऐसे ही पॉलीथीन में रखकर दे दीजिए। सावी ने 4 पिज्जा बनाए थे। वो चारों मधुर ने खरीद लिए और बोला, मैं कल आपको पिज्जा पैक करने के लिए डिब्बे ला कर दूंगा। हमारा भी अपना होटल है। और सुनिए, पैसे नहीं लूंगा, इसलिए चिंता मत कीजिए। बेचकर उसने 300 रुपए कमा लिए। कोकिला बहुत खुश हुई और बोली, बेटी अब ज्यादा पिज्जा बना, शायद इसी से हमारी तकदीर बदलेगी। माँ, पिज्जा तो मैं बना लूं, मगर चीज कहाँ से लाऊं माँ? वो बहुत महंगी आती है। ये जो पैसे तेरे पास हैं, इनसे चीज खरीद लो। मैं भी तुम्हारी पिज्जा बनाने में मदद करूंगी। अगले दिन उन्होंने और पिज्जा बनाए। वह भी बिक गए। अगले दिन मधुर उसे पिज्जा पैक करने के डिब्बे देकर चला गया। धीरे धीरे सावी का काम अच्छा चलने लगा। कुछ दिनों बाद उन्होंने वहां अपने रहने का ठीक से इंतजाम भी कर लिया और पिज्जा खाने के लिए भी 4 कुर्सियां रख लीं। लेकिन अब यहाँ पर सब कहते थे कि एक पिज्जा खाने से पेट नहीं भरता, पिज्जा बड़ा होना चाहिए। इसलिए अब सावी बहुत बड़ा पिज्जा बनाने लगी, जिससे उसकी कीमत भी बढ़ गई। कोकिला ने कहा, सावी तुम्हारी मेहनत रंग लाई। देखो ना, अब यहाँ पिज्जा खाने के लिए कितनी मारामारी रहती है। माँ, हमारे यहाँ बड़ा पिज्जा बनता है, लोग इसीलिए ज्यादा आते हैं। एक दिन सावी के ठेले पर एक आदमी शंकर लाल आया। वह बोला, क्या तुम मेरे होटल के लिए बड़ा पिज्जा बना सकती हो? जी, मेरे यहाँ तो बड़ा पिज्जा ही बनता है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए और बड़ा पिज्जा बनाओ। मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा। माफ कीजिएगा, मैं अपना हुनर बेचना नहीं चाहती। अगर आपको बड़ा पिज्जा चाहिए तो मैं ऑर्डर पर बनाकर भेज सकती हूँ, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जा सकती। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? मैंने इस जगह बड़ा पिज्जा बनाकर अपनी पहचान बनाई है और मैं यहाँ से जाकर अपनी पहचान नहीं खोना चाहती। बेटी, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। इंसान को अपनी जड़ों से जुदा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आज से तुम यहीं मेरे होटल के लिए 100 बड़े पिज्जा तैयार करोगी। लेने के लिए मैं अपना बेटा भेज दूंगा। सावी को आज बहुत बड़ी खुशी मिली। उसने 100 बड़े पिज्जा बनाकर तैयार कर दिए। जब पिज्जा लेने शंकरलाल का लड़का आया तो वह हैरान हो गई कि ये तो मधुर था। सावी अब रोज 200 पिज्जा बनाती, 100 उसके ठेले पर बिक जाते और 100 शंकरलाल के होटल पर। गरीब का बड़ा पिज्जा अब चारों तरफ धूम मचा रहा था। एक दिन शंकरलाल बोले, बेटी, क्या तुम मेरी बहू बनोगी? आखिर कब तक ये बड़ा पिज्जा लाने ले जाने का चक्कर चलता रहेगा? अपने घर चलो और अपना होटल खुद संभालो। उसके बाद सावी और मधुर की शादी हो गई और सावी अब होटल में बड़ा पिज्जा बनाने लगी।